Hello and Namaskar. I welcome you all to Educandor. My name is Shantanu Singh. I am your personal mentor. So today we will be discussing about Canada. I hope you will like it. Let's get started. One important note, all the videos in this Canadian series will be available in Hindi. If you want me to upload the same videos in English, please comment down below and we will do our best to upload the videos in English as well. So let's get started. My name is Shantanu Singh. तो जैसा कि आपको इस वीडियो के टाइटल से ही पता चल रहा है कि जो भी बच्चे कनाडा में पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहें, डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स या PhD, दिस वीडियो विल वर्क एज अ पैनिशिया फॉर ऑल योर डाउट्स. आपके सभी डाउट्स हम ख़त्म करने वाले हैं एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आज पूरी सीरीज़ को अगर आप देख लेंगे तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनाडा के सभी प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा. कुछ भी ऐसा टर्म नहीं होगा जो आपको लगेगा कि आपने कभी नहीं सुना होगा. तो हम लोग क्यूबेक के बारे में, GIC अकाउंट, PNP, PR सब कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं वो सब कुछ फैक्ट्स पे, डेटाज पे बेस्ड होगा. दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जिस भी कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, अप्लाई करने वाले हैं, मेरा मानना है कि आपको उसकी पूरी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए. तो सबसे पहले अगर कनाडा के कैपिटल की बात करें तो वो है ओटावा. ओटावा आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे है. उसके बाद में जिस तरह से इंडिया है, इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, उसी तरह से यहाँ पे उनको प्रोविंसेस बोला जाता है. तो देयर आर 10 प्रोविंसेस इन कैनेडा. ये सब नीचे वाला जो दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर मूव आउट कर रहा है, दीज आर द प्रोविंसेस. और इसके अलावा देयर आर 3 टेरिटरीज. तो दीज आर द 3 टेरिटरीज. ओके, अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहती है. तो 35% जो लोग हैं वो रहते हैं ओंटारियो के अंदर. उसके बाद में 23% लोग रहते हैं क्यूबेक के अंदर. ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं 13%, या इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. और लास्ट एल्बर्टा के अंदर रहते हैं 12%. अगर इन सभी परसेंटेजेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये टोटल बनता है 83%. तो सोचिए इन 4 प्रोविंसेस में ही कनाडा के 83% लोग यहाँ पे रहते हैं. 3 बड़ी सिटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है टोरंटो जो यहाँ पे है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जो यहाँ पे है. उसके बाद में आता है मॉन्ट्रियल जो कि क्यूबेक के अंदर है, इन दोनों के बीच में है. और उसके बाद में आता है वैंकूवर जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है, जो कि यहाँ पे है. मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे. उसके बाद में आगे चलते हैं. कनाडा के वेदर अब एग्जैक्टली कैसा होता है, तो हर एक कंट्रीज़ में 4 तरह के सीजन्स होते हैं. तो यहाँ पे भी सेम ही है. समर यहाँ पे जून से लेकर अगस्त के बीच में पड़ता है और यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली जो रहता है वो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के आसपास का रहता है. फॉल या ऑटम सितंबर से नवंबर के बीच में यहाँ पे हल्की बारिश या लगातार बारिश होती रहती है, तो रेन कोट्स की आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. विंटर दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में विंटर रहता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, काफ़ी बर्फ़बारी होती है. स्प्रिंग की बात मार्च से लेकर मई तक का ये टाइम होता है और काफ़ी सुहाना मौसम रहता है. धीरे धीरे सर्दी ख़त्म होती है और गर्मी की तरफ बढ़ रहे होते हैं. काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पे रहता है. तो सबसे पहली चीज़, वाई स्टडी इन कैनेडा. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ एकेडमिक एक्सीलेंस. यहाँ पे 15 से लेकर 17 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 500 के अंदर फॉल आउट करती हैं बेस्ड ऑन QS वर्ल्ड रैंकिंग. एफोर्डेबल एजुकेशन, अगर USA से या ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी हद तक एफोर्डेबल है. हेल्दी और सेफ कम्युनिटीज़ हैं. मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है, बहुत तरह के लोग आपको यहाँ पे मिलते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आपको यहाँ मिलने वाले हैं. वर्क ड्यूरिंग स्टडी, जी हाँ, अगर जब आप पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं. पढ़ाई के दौरान आप 20 घंटे काम कर सकते हैं पर वीक, और अगर कुछ ऑफ है तो यू कैन वर्क फॉर 40 आवर्स पर वीक. और PR जो आजकल बहुत बूम में है, तो यू कैन अप्लाई फॉर PR इन कैनेडा. अगर आप पूरे ट्रैक को, अपने रिकॉर्ड को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रखते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर PR. और हाँ, काफ़ी आसानी से मिल भी जाता है लोगों को. अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं कनाडा के बारे में. तो फर्स्ट थिंग, सबसे ज़्यादा लोग, इंटरनेशनल बच्चे कहाँ से आ रहे हैं कनाडा के अंदर, तो ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं इंडिया से 34% और चाइना से 22%. टोटल कर दिया जाए तो 56% लोग तो सिर्फ इन 2 कंट्री से ही कनाडा में जा रहे हैं. इसके बाद में फ्रांस है और वियतनाम है, साउथ कोरिया, यहाँ से भी कुछ हद तक लोग जा रहे हैं. फिर ये जो इंटरनेशनल बच्चे आ रहे हैं ये आखिर कहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये बच्चे आते हैं ओंटारियो के अंदर 46%, क्यूबेक के अंदर 15%, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर 22% और एल्बर्टा के अंदर 5%. तो यही वो 4 लोकेशन हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं. इसके बाद में
मैनिटोबा में भी बच्चे जा रहे हैं, और बाकी जगह आप इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने बच्चे जा रहे हैं। अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कनाडा के अंदर, तो जो डार्क ब्लू है ये है यंगर पॉपुलेशन जो 15 से लेकर 64 तक की एज का है। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले 69 था, 68, 67, अब 66। तो धीरे धीरे यहाँ की पॉपुलेशन, यंगर पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और जो बुजुर्गों का जो सीरीज़ है, जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि धीरे धीरे अब एक यूथ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ती जा रही है, और इसी कारण ये लोग, जो नए लोग आ रहे हैं उनको PR भी देते जा रहे हैं, जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं उनको दे रहे हैं, ताकि वो इनकी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इनको हेल्प आउट कर सके, इनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। अगर कनाडा की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की जाए तो काफ़ी कम है, इट इज़ अराउंड 11%, सबसे कम है। अगर हम बात करें तो कौन सी पॉपुलेशन, कौन से एरिया के अंदर कितने बिजनेस हैं, ये अगर हम देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा ओंटारियो के अंदर सबसे ज़्यादा बिजनेस सिचुएटेड है, फिर क्यूबेक है, फिर ब्रिटिश कोलंबिया है, फिर एल्बर्टा है। और इस वीडियो को पॉज करके एक बार डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिए कि कितने ज़्यादा नए बिजनेस कौन सी लोकेशन पे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की अगर बात की जाए तो इट इज़ अराउंड 82%। उसके बाद में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशन सिस्टम इन कनाडा। तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो देयर आर अराउंड 98 यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा, जो कि आपको बैचलर्स, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी कॉलेज 130 से लेकर 150 के अराउंड कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, जो कि आपको थोड़े लोअर लेवल के प्रोग्राम्स, यूजुअली डिप्लोमा कोर्स और इस तरह के कोर्सेज आपको अवेलेबल कराते हैं। एक बार इस वीडियो को आप पॉज आउट करिएगा और इस चार्ट को ज़रूर आप देखिएगा। 12th तक आप सब पढ़ते हैं, 12th के बाद में आपके पास ऑप्शन होता है तो डायरेक्टली आप बैचलर्स में चले जाएँ, डिप्लोमा आप कर सकते हैं, बैचलर्स के बाद में मास्टर्स के बाद में आप PhD कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना होता है तो डायरेक्टली वो वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, डायरेक्टली जो भी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस या किसी भी इंडस्ट्री में जाके वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ITI से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं, आई गेस आप समझ गए होंगे। उसके बाद CEGEP सेम वोकेशनल स्कूल ही होते हैं, लेकिन ये क्यूबेक के अंदर होते हैं, इसलिए इनको कुछ फ्रेंच नेम से कुछ जाना जाता है। इस बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और कुछ ऐसे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं लेकिन 12th पास आउट करने के बाद में उनकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो AD एसोसिएट डिग्री वाले कोर्सेज करते हैं। 2 साल तक ये पढ़ते हैं और उसके बाद में डायरेक्टली 3rd ईयर के अंदर बैचलर्स के अंदर उनका एडमिशन हो जाता है और अपनी बैचलर्स डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में उसको मेंशन करें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि विदिन 24 आवर्स के अंदर हम आपके क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कर दें। तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो देयर आर 3 यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप 100 के अंदर आती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। इनकी रैंक इनके आगे लिखी हुई है 26, 27, 46। और ऐसे 10 यूनिवर्सिटीज़ और हैं कनाडा के अंदर जो टॉप 300 के अंदर फॉल आउट करती हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं और इनकी रैंकिंग आप देख सकते हैं। साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी अभी 300 को क्रॉस आउट कर चुकी है, उसकी अभी करंटली जो रैंक है वो है 323, लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, तो एक अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलिए इन रैंक्स को। टाइप ऑफ स्टडी प्रोग्राम एंड डेजिग्नेशन, तो डिग्रीज़ की अगर बात करें तो बैचलर की डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट या PhD डिग्री अवेलेबल होती है। और डिप्लोमा की बात करें तो 3 तरह के डिप्लोमा होते हैं। रेगुलर डिप्लोमा जो 2 साल के होते हैं, एडवांस डिप्लोमा जो 3 साल के होते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो 1 से लेकर 3 साल तक के होते हैं। इस वीडियो को एक बार पॉज करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिप्लोमा की कितना उसका ईयर होता है, ड्यूरेशन होता है, क्या उसका स्टडी लेवल होता है, उसकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहाँ पे अवेलेबल होता है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जैसे रेगुलर डिप्लोमा 2 साल का होता है, अंडर ग्रेजुएट लेवल होता है, हायर स्कूल 12 पास आउट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और एक कॉलेज में अवेलेबल होता है। पर इस वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा, काफ़ी सारे डाउट्स आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसके बाद इंटेक्स की अगर हम बात करते हैं तो मेजर इंटेक्स जो अवेलेबल हैं वो है सितंबर, जनवरी और मई। किसी भी बच्चे को अगर फॉल के लिए अप्लाई करना है तो डेट इज़ सितंबर 22 के अंदर अगर अपनी क्लासेस शुरू करना चाहता है तो डेडलाइंस जनवरी से लेकर मार्च तक चलती हैं यूनिवर्सिटीज़ की। इस दौरान आपको अपनी एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर देना होता है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे इंटेक्स और होते हैं जुलाई और अक्टूबर वाले, जहाँ पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ही आते हैं और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स ही आपको अवेलेबल होते हैं। एंट्री क्राइटेरिया,
तो कोई भी बच्चा जो मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है, मिनिमम उसकी 16 ईयर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12+4 और 65% आपकी होनी चाहिए। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अप्लाई करना चाहता है या कोई ऐसा बच्चा जिसकी 15 ईयर की एजुकेशन है तो वो PGDM कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है परसेंटेज की वो 50 से 55 के आसपास की होती है। अगर कोई बच्चा बैचलर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है तो 12th में उसकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर 60 से कम है तो फिर वो UG डिप्लोमा कोर्स में अप्लाई कर सकता है। और इस परसेंटेज के अलावा जो इंग्लिश क्वालिफिकेशन है आपकी, जो एग्ज़ाम होते हैं, IELTS के अंदर 6.5 नॉट लेस देन 6 होना चाहिए, और TOEFL के अंदर आपका स्कोर 88 होना चाहिए। एवरेज ट्यूशन फ़ी और लिविंग, तो एक साल की जो ट्यूशन फ़ी, चाहे वो बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स प्रोग्राम हो, एक एवरेज आप मान के चलिए कि 9 से लेकर 15 लाख के बीच में आपकी फ़ीस जाती है एक साल की। और लिविंग इन्होंने फिक्स की हुई है, एक GIC अकाउंट आपको ओपन अप करना होता है अराउंड $10,000 कैनेडियन डॉलर का, विच इज़ इक्वल टू 6 लाख। तो एक साल का खर्चा आपका 6 लाख रुपए का होता है, और 9 से लेकर 15 लाख का आपका ट्यूशन फ़ी होती है। तो आप मान के चलिए कि एवरेज 15 से लेकर 16, 17, 18 लाख तक का आपका एक साल का खर्चा होता है कनाडा में पढ़ाई करने का। तो अब हल्का फुल्का आइडिया आ गया है कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है, तो सबसे पहले आपको अपना IELTS का एग्ज़ाम आप दीजिए। IELTS का एग्ज़ाम देने के साथ साथ में आप ये देखिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको अप्लाई करना है। उनको फाइनल करने के बाद में आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करनी होती है। आपको SOP, LOR, रिज्यूमे सब डिज़ाइन करके आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब आपको अपना GIC अकाउंट की एप्लीकेशन करनी होती है। जो भी आपको अमाउंट जो अरेंज करना होता है लोन का, जो भी जिस तरह से भी आप अमाउंट फ़ीस को पे ऑफ करना चाहते हैं उसका आप वर्क करिए। ट्यूशन फ़ी आपको पे ऑफ करनी होती है यूनिवर्सिटी की, एक साल की, वो आप पे करिए। GIC अकाउंट आपको सर्टिफिकेट ख़रीदना होता है, वो आप ख़रीदिए। मेडिकल एग्जामिनेशन आपको करना होता है, और उसके बाद में इन सभी चीज़ों को करने के बाद में फाइनली आप अपने वीज़ा फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अभी GIC अकाउंट क्या भला है, तो GIC अकाउंट की फुल फॉर्म होती है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा IRCC ने एक गाइडलाइन बनाई है कि जो भी बच्चा SDS स्ट्रीम के थ्रू, मतलब फास्ट ट्रैक अगर अपनी एप्लीकेशन करना चाहता है तो उसको एक कैनेडियन डॉलर अराउंड 10,000 एक साल का खर्चा उसको पहले एडवांस में कनाडा के किसी बैंक में डिपॉजिट करना होगा। तो वो बैंक कौन कौन से हैं जो ऑथोराइज़ किए हुए हैं, वो है SBI कनाडा, नोवा स्कॉशिया, ICICI बैंक और CIBC, कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप किसी कंट्री में बाहर जा रहे हैं तो वो कंट्री आपसे पहले एडवांस में एक साल का लिविंग आपसे डिपॉजिट करवा लेती है, जिसको हम बोलते हैं GIC अकाउंट, जिसके थ्रू आप अपने इस अमाउंट को वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, और डिपॉजिट करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। आई गेस आपको क्लियर हो चुका होगा। और ये पूरा प्रोसेस करने के लिए आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी होती है, इन चारों बैंक में से किसी में भी आप जाएँ, एक ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी होती है। फिलअप करने के बाद में दे विल चार्ज सम नॉमिनल चार्जेस, और उसके साथ साथ में आपको ये 10,000 कैनेडियन डॉलर पे ऑफ करने होते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद में ये SDS क्या होता है, तो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। आपकी एप्लीकेशन बहुत जल्दी हो जाए इसके लिए इन्होंने ये SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम ये स्टार्ट किया है। तो सबसे पहली चीज़, जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप जा रहे हैं वो DLI रजिस्टर्ड होना चाहिए। DLI रजिस्टर्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, कैनेडियन गवर्नमेंट अप्रूव करती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ को। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो DLI अप्रूव्ड हो, इसको आप लिस्ट को चेकआउट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं आपके साथ एक लिंक शेयर आउट कर दूंगा। कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लिंक होगी वो, जिसके थ्रू आप इन सभी को चेकआउट कर सकते हैं कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वो DLI रजिस्टर्ड है या नहीं। सेकंड थिंग, आपका IELTS का स्कोर 6 या उससे कम नहीं होना चाहिए। आपको GIC अकाउंट आपने ख़रीद रखा हो, आपके पास एक साल का जो ट्यूशन फ़ी है वो आपने पे ऑफ कर दिया हो, मेडिकल एग्जामिनेशन आपने एटलीस्ट एक वीक पहले, वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले आपने मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया हो, तब आप जाके एप्लीकेशन अपनी शुरू कर सकते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आप SDS के थ्रू अपनी पूरी वीज़ा प्रोसेस को करते हैं तो 15 से 20 दिन में आपका वीज़ा हो जाता है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं SDS के थ्रू तो जनरल कैटेगरी में आपको 45 से लेकर 60 डेज़ तक का टाइम लगता है। वर्क परमिट फॉर स्टूडेंट्स, तो अगर आप
अभी कॉलेज के अंदर हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब 20 घंटे पर वीक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई ब्रेक आ चुका है आपका तो फुल टाइम आप 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, इसको अगर एक लाइन में समझाया जाए तो पहले आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद में अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद में कैनेडियन गवर्नमेंट आपको कुछ साल उस कंट्री में रहने का मौका देती है। तो वो कितना होगा ये डिपेंड करता है आपकी कोर्स की ड्यूरेशन के ऊपर। तो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, आपका जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं वो DLI रजिस्टर्ड होना चाहिए और मिनिमम कम से कम 8 महीने का कोर्स आपका होना चाहिए। दूसरा, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में अगर आपको कोई रिटर्न कंफर्मेशन मिल गया है कि आपने अपना कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो विद इन 180 डेज़ 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फिलअप करनी होती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको इसी तरह का काम करना है, यही काम करना नहीं। यू आर ओपन टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि कितने ड्यूरेशन तक मैं उस कंट्री में रुक सकता हूँ। तो अगर आपका जो प्रोग्राम आपने लिया है वो 8 महीने से ज़्यादा का है मगर 2 साल से कम का है तो जितने भी ड्यूरेशन का आपका प्रोग्राम होगा उतने ड्यूरेशन आपको रुकने का मौका मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 16 महीने का कोर्स है तो 16 महीने कंप्लीट करने के बाद में, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप 16 महीने ही कनाडा में रह सकते हैं। और अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आप 3 साल उस कंट्री में रुक सकते हैं, मतलब टोटल 5 साल आप उस कंट्री में रुकेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर वो DLI रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपने वो 2 प्रोग्राम कंप्लीट किए हैं और अगर वो 8 महीने से ज़्यादा का है तो टोटल उन दोनों के टाइम को आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतने टाइम आप उस कंट्री में रुक सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेक्टिव लगा होगा एंड अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट आप करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि विद इन 24 आवर्स आपके सभी क्वेश्चंस के हम आंसर प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप किसी भी आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस आउट ना कर सकें। ध्यान रखिए, आने वाले वीडियोस बहुत 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 ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाले हैं एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज शांतनु सिंह साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।